साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चित्र पब्लिकेशन के द्वारा जो राज्य जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश नामक मैगजीन निकाली गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में तथ्यों को चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कौन कौन से? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन से हैं? पहला है आपका जो प्राकृतिक प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, 3 जो क्षेत्र हैं ये कौन से हैं? एक है भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाबर एवं तराई प्रदेश जो है ये पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यदि अब हम भाबर क्षेत्र के बारे में बात करें तो भाबर क्षेत्र किसको कहेंगे? तो कंकड़ों या कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग है यह, और इसका विस्तार जो है वो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों में है। और वहीं इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कमी होती है और नदियों का लुप्त हो जाना यहाँ पर इसकी विशेषताओं में, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो नदियाँ लुप्त प्राय दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त तराई क्षेत्र की बात करें, ये हमने भाबर की बात की, भाबर एवं तराई क्षेत्र की बात करें तो महीन अवसादों से निर्मित भाबर क्षेत्र के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र जो है ये तराई क्षेत्र कहलाता है। इसका विस्तार कहाँ पे? सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर के महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से संबंधित है। और इसकी विशेषताओं में क्या है? तो गन्ना, गेहूँ, जूट आदि फसलों का अधिक पैदावार यहाँ पर होती है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ क्षेत्र है यह, और इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है। भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में जो है कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि जो है वो किसानों को प्राप्त हुई है। अब आगे हम लोग बात करते हैं गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश के बारे में। तो देखिए, इसको भी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। तो गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है इसका विस्तार देखेंगे तो लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। और वहीं गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में इसका विस्तार है। वहीं गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही जिलों में विस्तार है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी प्रदेश संबंधी विशिष्ट तथ्यों के बारे में। तो चूंकि 3 हिस्सों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश, जिसमें से हमने भाबर एवं तराई का प्रदेश के बारे में बात कर ली है, गंगा यमुना के मैदान के बारे में भी बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरे क्षेत्र का वो है कितना? 45,200 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमाएं ये देखें तो पूर्व केन नदी, पश्चिम बेतवा तथा पाहुज नदियाँ, पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियाँ, उत्तर में गंगा तथा यमुना नदियाँ तथा दक्षिण में बिंद पर्वत इसकी सीमाएँ हैं। सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। कुछ स्थानों पर ऊंचाई जो है 450 मीटर से अधिक था। मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। अब यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश को देखें तो ये आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के रूप में है तथा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के रूप में भी है। देखिए, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के रूप में देखेंगे तो जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के रूप में है, जबकि जो मैदानी वाला क्षेत्र है वो आपका साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के रूप में है।
तो तराई क्षेत्र में क्या है, 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वहीं यहाँ पर यदि हम लोग शीत ऋतु के बारे में बात करें, शीत ऋतु जो है, देखिए उत्तर प्रदेश की जो 3 ऋतुएं हैं, मुख्यतः 3 ऋतु हैं, कौन कौन सी, एक तो आपका शीत ऋतु है, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा ग्रीष्म ऋतु है। देखिए कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है और थ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। दोनों ध्यान रखिएगा, कोपेन के अनुसार CWG और थ्वेट के अनुसार CBW। अब सबसे पहले हम लोग शीत ऋतु के बारे में बात करें, शीत ऋतु के उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्यों की। तो देखिए इसकी अवधि कितनी, कब से कब तक है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य में, और इसका सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा भी होती है, कहाँ होती है, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण ये वर्षा होती है और कहाँ पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान जो है 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान कितना होता है, न्यूनतम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो इसकी अवधि क्या है ग्रीष्म ऋतु की उत्तर प्रदेश में, मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक। अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, झांसी एवं आगरा जिलों में। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली जिले में। और देखिए ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान होता है, कारण कर्क रेखा की निकटता है। अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम जबकि न्यूनतम है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान जो होता है वो मई एवं जून माह में होता है। लू क्या होता है, लू ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को देखें तो इसकी अवधि क्या है, जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है और इस दौरान औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त माह में प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे पूर्वा कहा जाता है। बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, पूर्वा कहलाता है। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात करें तो देखिए प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ। दूसरा बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य शैली की मिट्टियाँ हैं। देखिए जो गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ हैं, इसमें बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जबकि खादर जो होती है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। अब यदि हम लोग सबसे पहले बांगर मिट्टी के बारे में बात करें तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट जो है सर, ये खनिज प्रचुरता इसमें होती है। जो बांगर मिट्टी होती है फास्फोरस एवं चूना, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए, बांगर मिट्टी में जो होती है, जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इसमें फास्फोरस एवं चूना पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। उपरहार मिट्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है। उपरहार मिट्टी क्या है, बांगर मिट्टी का ही नाम है। कहाँ पर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। बांगर मिट्टी के अन्य नामों में दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, उपरहार मिट्टी महत्वपूर्ण है। अब खादर मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। उर्वरता बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति इसकी होती है। खादर मिट्टी का विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदान में।
और इसकी विशेषता क्या होती है, हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खनिज उपलब्धता की बात करें तो चूना, पोटाश, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता, ठीक है, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता होती है इसमें, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। तो देखिए नाइट्रोजन की कमी आपकी जो बांगर मिट्टी होती है उसमें भी होती है, परंतु उसमें फास्फोरस की कमी, बांगर मिट्टी में फास्फोरस की कमी नहीं होती है, जबकि आपका खादर मिट्टी में जो होती है फास्फोरस की कमी होती है। खादर मिट्टी के अन्य नामों की यदि बात करें तो नवीन जलोढ़, कछारी, शिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट इत्यादि भी कहते हैं इसे। आगे देखते हैं भाबर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखें तो देखिए भाबर पर्वतीय क्षेत्र ये मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी है। नदियों का लुप्त हो जाने वाला यह क्षेत्र होता है जो भाबर पर्वतीय क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार है। वहीं उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या नाम दिया गया है, दोमट एवं बलुई मिट्टी को सिकटा, करियाल और धनका कहा जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों को देख लेते हैं पहले। तो देखिए कौन कौन सी हैं, एक तरफ चलते हैं, पर्वतीय मृदाएँ, लाल बलुई मृदाएँ, तराई मृदा, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल और पीली मृदा तथा मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदाएँ। इसके अतिरिक्त जो है जलोढ़ मृदा और पर्वतीय मृदाएँ हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बुंदेलखंडी मृदा के बारे में बात करें तो बुंदेलखंडी मृदा से संबंधित जो फैक्ट हैं इसके ये कहाँ पाया जाता है, तो बुंदेलखंडी मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को, इसका विस्तार क्षेत्र जो है जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में। इसके अन्य नामों में परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा, राकर मृदा, भोटा मृदा इत्यादि इसके अन्य नामों में से आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकारों की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में जो है अवनालिका अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है और वायु अपरदन भी यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन है जबकि पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन और वायु अपरदन है। पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे, पूर्वी क्षेत्र में तो यहाँ पे परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है और जलीय अपरदन भी पूर्वी क्षेत्र में है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो रिल अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है और जलीय अपरदन भी यहाँ पर है। लाल मिट्टी क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिए इसका विस्तार कहाँ पे है, तो लाल मिट्टी जो है ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बालूमय लाल शैलों के अपक्षय के द्वारा होता है तथा उगाई जाने वाली इसमें प्रमुख मिट्टियाँ फसलें कौन सी हैं, तो गेहूँ, चना एवं दलहन इत्यादि हैं। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, बेतवा और धसान में। इन बेतवा धसान नदियों के जल प्लवित क्षेत्रों में लाल मिट्टी में कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, चूना खनिजों की इसमें कमी होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी होती है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखें तो देखिए वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, मथुरा एवं आगरा। चूँकि हमने पहले ही बात की ऊपर चित्र में यहाँ पर कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन और वायु अपरदन। तो आपका जो मथुरा एवं आगरा है ये पश्चिमी क्षेत्र में ही है, तो यहाँ पर वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं ये। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, हिमालय का तराई प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। वहीं जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है किस रूप में, डूह मृदा के रूप में। ठीक है, जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर, करेल या कपाशी मृदा इत्यादि नामों से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।